नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ई क्लास में हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 अथवा भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में अध्ययन किया था। पिछली दो क्लासों में हमने इस अधिनियम के पारित होने के कारणों तथा इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं अथवा उसके प्रावधानों के बारे में चर्चा की थी। आज की इस ई क्लास में हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता द्वैध शासन प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि द्वैध शासन प्रणाली क्या थी तथा यह किस प्रकार से क्रियान्वित की गई और क्यों ये असफल रही। इससे पहले कि हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करें, आपके लिए इसका सामान्य अर्थ जानना आवश्यक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्वैध का मतलब होता है दोहरा, दो व्यक्तियों द्वारा शासन। इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांतों के विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इसी प्रकार जो प्रांतीय व्यवस्था में कार्यपालिका थी उसको भी दो भागों में बांट दिया गया था, गवर्नर और उसके द्वारा मनोनीत कार्यकारिणी तथा गवर्नर व निर्वाचित मंत्रिपरिषद। इस प्रकार से कार्यपालिका को दो भागों में बांटना और उनके द्वारा प्रशासन का संचालन करने के कारण स्थापित व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख लियोनिस कॉर्टिस ने अपने एक पत्र में किया था, जो उन्होंने भूपेंद्र नाथ बसु को लिखा था। जब हम 1919 के अधिनियम के कारणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तब हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो अर्थ के पश्चात देखते हैं कि किस प्रकार से इसके लागू किया गया, डिटेल में इसका अर्थ क्या था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 1919 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था, लेकिन इस प्रणाली में केवल आंशिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया, पूर्ण उत्तरदायित्व के सिद्धांत को नहीं। जिस समय प्रांतों में इस द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया, उस समय ब्रिटिश भारत में, याद रखेंगे संपूर्ण भारत में नहीं क्योंकि रियासतें अलग थी, ब्रिटिश भारत में 3 प्रकार के प्रांत थे। वो प्रांत जो गवर्नर के अधीन होते थे, गवर्नर के प्रांत, दूसरे गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के रूप में चीफ कमिश्नर के प्रांत, और एक होते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रांत। इन 3 प्रकार के प्रांतों में से द्वैध शासन प्रणाली को गवर्नर के प्रांतों में लागू किया गया, जिनकी संख्या उस समय 9 थी। अर्थात 1919 के अधिनियम के अनुसार स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को गवर्नर के अधीन 9 प्रांतों में लागू किया गया। ये 9 प्रांत थे: मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत जिसे उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत अथवा सेंट्रल प्रोविंस, आसाम तथा बर्मा। जो छोटे प्रांत थे, जो चीफ कमिश्नर के अधीन थे, उसमें इस प्रांत प्रणाली को लागू नहीं किया गया था। अब हम देखते हैं कि प्रांतीय जो विषय थे उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया था। हमने 1919 के अधिनियम के जब प्रावधानों का अध्ययन कर रहे थे, उस समय भी देखा था कि केंद्र के विषयों को भी 2 भागों में बांटा गया था, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। संवर्ती सूची उसमें नहीं थी, लेकिन प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभाजन किया गया। भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकार के अधिकारों को क्रमशः विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया,
तथा पहली बार प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक थे रक्षित अथवा आरक्षित विषय, जिन्हें रिजर्व सब्जेक्ट भी कहा जाता था, और दूसरे थे हस्तांतरित विषय, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स। अब किस विषय को हस्तांतरित विषय में गिना जाएगा, किस विषय को आरक्षित या सुरक्षित विषय में गिना जाएगा, इस बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास होता था तथा इन विषयों में प्रांतों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ अंतर भी होता था। अब जहां तक हस्तांतरित विषयों का प्रश्न है, इन विषयों को, जिन विषयों को भारतीयों के हाथ में देने से ब्रिटिश सरकार को कोई हानि नहीं होती थी, उन विषयों को हस्तांतरित विषय कहा गया तथा उनका शासन भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। इसमें कुल 22 विषय थे, जिसमें प्रमुख आप याद रख सकते हैं स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, शिक्षा, सफाई आदि। दूसरी तरफ थे आरक्षित या रक्षित विषय, जिनकी कुल संख्या 28 यानी 28 थी, और इस सूची में जो विषय थे उन पर मुख्य रूप से गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी का अधिकार था। इस विषय में या इस सूची में जो रक्षित विषय की सूची थी, उसमें जो प्रमुख विषय थे उसमें भूमि कर, अकाल सहायता, न्यायिक प्रशासन, खनिज विकास, पुलिस, समाचार पत्रों पर नियंत्रण, प्रांतीय वित्त आदि कुल मिलाकर 28 विषय थे। प्रांतीय विषयों के साथ साथ केंद्र और प्रांत में आय के स्रोतों का विभाजन किया गया। आय की जो विभिन्न प्रकार की मद थी, उन मदों को दो भागों में बांट दिया गया, केंद्रीय और प्रांतीय। यद्यपि हम इसके बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं। अब आता है महत्वपूर्ण कि इसकी कार्यपालिका का किस प्रकार से विभाजन किया गया। मैंने शुरू में बताया था कि प्रांत के शासन को चलाने के लिए कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया था। एक थी गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी, और दूसरा भाग था गवर्नर और भारतीय मंत्री। अब पहले हम गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी की संरचना के बारे में देखते हैं। जैसा कि आपको विदित हो चुका है कि आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से चलाता था। गवर्नर ही प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद का प्रधान होता था तथा वह सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति था। वह कार्यकारिणी के किसी भी निर्णय की उपेक्षा कर सकता था। अब इस कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, कानूनी दृष्टि से इसका प्रावधान 1919 के अधिनियम में नहीं किया गया था, किंतु परंपरा के अनुसार जो बड़े प्रांत थे ब्रिटिश भारत में, जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, उसमें कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 थी तथा अन्य जो छोटे प्रांत थे वहां पर 2 सदस्य होते थे। इसके साथ साथ इस कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रतिनिधित्व देने के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य गैर सरकारी भारतीय होंगे। जहां तक कार्यकारिणी सदस्यों के कार्यकाल का प्रश्न है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था तथा उनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारत सचिव की अनुशंसा पर की जाती थी। व्यवहार में जिन व्यक्तियों के नाम की अनुशंसा गवर्नर जनरल करता था, भारत सचिव उन्हीं को स्वीकृति प्रदान करता था। अब दूसरा भाग है कार्यपालिका का गवर्नर और मंत्री परिषद। जैसे मैंने पहले बताया कि आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी द्वारा संचालित होता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन चुनाव में निर्वाचित मंत्रियों द्वारा होता था। इसलिए हस्तांतरित विषयों का शासन चलाने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। इन मंत्रियों की नियुक्ति विधान परिषद के सदस्यों में से गवर्नर द्वारा की जाती थी तथा वे उसकी इच्छा तक ही अपने पद पर बने
रह सकते थे। अब इन मंत्रियों की सदस्य संख्या कितनी होगी मंत्रिपरिषद में, इसका उल्लेख 1919 के अधिनियम में नहीं था। सामान्यतः बंबई, कलकत्ता, मद्रास में 3 मंत्री नियुक्त किए गए तथा शेष प्रांतों में 2 मंत्री नियुक्त किए गए। इन मंत्रियों की सदस्यता पर कुछ शर्तें भी थी, जैसे यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जाता था जो विधान परिषद का सदस्य नहीं होता था, तो उसे 6 महीने में विधान परिषद का सदस्य बनना होता था अथवा मंत्री पद छोड़ना पड़ता था। छात्र ध्यान देंगे कि उस समय विधानमंडल को विधान परिषद ही कहा जाता था। उस समय द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडलों की स्थापना नहीं हुई थी। यह व्यवस्था वर्तमान में भी है कि यदि कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े किसी मंत्री पद को धारित करता है तो वह अधिकतम लगातार 6 महीने तक उस पद पर रह सकता है। उसके पश्चात उसे किसी भी सदन से निर्वाचित होना पड़ता है अथवा त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरी बात थी कि जिस मंत्री में विधान परिषद का विश्वास नहीं होता था उसे भी पद छोड़ना पड़ता था। गवर्नर को बिना कारण बताए मंत्रियों को हटाने का अधिकार था। इसके अलावा गवर्नर मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा भी कर सकता था, उसको मानने से इनकार कर सकता था। इस दशा में मंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे सकते थे। तो हमने देखा कि प्रांतीय जो कार्यपालिका थी उसमें मंत्रियों की नियुक्ति, उनकी संख्या और पद मुक्ति व गवर्नर जनरल की स्थिति क्या थी। अब आता है इसका क्रियान्वयन। जब द्वैध शासन व्यवस्था को क्रियान्वित किया गया 1921 में, तो उससे पूर्व इसके क्रियान्विति को लेकर कुछ शंकाएं थी, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि जिससे यह सफलतापूर्वक काम कर सके। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भारतीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था, भारत सचिव, उसकी प्रांतीय प्रशासन से संबंधित कुछ मामलों में उसकी जो शक्तियां थी उसमें कमी की गई। गृह सरकार के सर्वोच्च अधिकारी भारत सचिव के पश्चात भारत में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उस समय भारत सचिव के पश्चात अर्थात गवर्नर जनरल, उसके भी नियंत्रण को कुछ कम करने का प्रयास किया गया, अर्थात केंद्र सरकार के नियंत्रण को भी प्रांतों पर से कम किया गया। अब प्रांतीय गवर्नर को कानून बनाने के मामले में कुछ विषयों को छोड़कर गवर्नर जनरल से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा गवर्नरों पर थोड़ा नियंत्रण रखने के लिए यह व्यवस्था एक निर्देश पत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार यह निर्धारित किया गया कि वह मंत्रियों से अपने कार्यों के संबंध में किस प्रकार की अपनी भूमिका का संचालन करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रांतों में जो आंशिक उत्तरदायित्व भारतीयों को प्रदान किया गया था उसको सफल बनाने के लिए जो 3 प्रमुख अधिकारी थे, गृह सरकार में भारत सचिव, केंद्रीय स्तर पर गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय स्तर पर राज्यपाल, उनके नियंत्रण अथवा अधिकारों को कुछ सीमा तक सीमित करने का, नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा प्रांतों को कुछ विषय पर कर लगाने की छूट प्रदान की गई थी। यह व्यवस्था 1921 से 1937 तक क्रियान्वित रही, लेकिन यह व्यवस्था अधिक सफल नहीं रह सकी। इस व्यवस्था के दोष निवारण हेतु 1924 में गृह सदस्य मूडी मैन को नियुक्त किया गया, जिसके नाम पर मूडी मैन कमेटी बनी। इस कमेटी के सदस्य जीना और तेज बहादुर सप्रू ने दोहरे प्रशासन को मौलिक रूप से गलत बताया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रांतीय व्यवस्था लागू तो की गई, लेकिन
यह व्यवस्था पूर्णतः सफल नहीं रही। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि यह व्यवस्था असफल क्यों रही। इस व्यवस्था की असफलता के कई कारण थे, जिसमें पहला कारण आता है सैद्धांतिक दृष्टि से द्वैध शासन का दोषपूर्ण होना, क्योंकि इस व्यवस्था में यह मान लिया गया था कि भारतीय अभी पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए अयोग्य हैं। इसलिए भारतीयों को, यानी भारतीयों का मतलब है प्रांतों में भारतीय मंत्रियों को साधारण अधिकार मिले, जबकि वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रही। इस प्रकार प्रांतीय सरकार को दो भागों में बांटना बिल्कुल भी गलत था। दूसरा महत्वपूर्ण दोष था विषयों का वैज्ञानिक विभाजन। इस व्यवस्था के अंतर्गत विषयों का इस प्रकार से विभाजन किया गया कि किसी भी मंत्री के पास समूचे विभाग का नियंत्रण न रहे और वह सदैव गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी पर निर्भर रहे। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि कृषि व सिंचाई दोनों का आपस में अभिन्न संबंध है, किंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि को हस्तांतरित विषय तथा सिंचाई को आरक्षित विषय के रूप में रखा गया और इससे दोनों के विकास में समस्याएं आई। तीसरा है गवर्नर की विशेष शक्तियां। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है कि इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर को यद्यपि शासन संचालन के बारे में, मंत्रियों से कार्य लेने के बारे में एक निर्देश पत्र दिया गया था, किंतु फिर भी उसके हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियां थीं। उदाहरण के रूप में गवर्नर को सरकार चलाने के लिए नियम बनाने और आदेश जारी करने का अधिकार था। वह मंत्रियों की सलाह को मान भी सकता था और उसकी सलाह को मानने से इनकार भी कर सकता था। इस प्रकार गवर्नर की विशेष शक्तियों के कारण मंत्रियों की स्थिति कमजोर हुई और गवर्नर की विशेष शक्तियों के साथ साथ उस समय जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी भूमिका के कारण भी मंत्रियों की स्थिति कमजोर हुई, क्योंकि जो हस्तांतरित विषय के प्रभारी भारतीय मंत्री होते थे उन्हें सिविल सेवा के अधिकारियों से वांछित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। सिविल सेवा के अधिकारी पूर्णतः भारत सचिव के नियंत्रण में थे तथा उनकी सीधी पहुंच गवर्नर तक होती थी। इसलिए ये अधिकारी जो थे सिविल सेवा के अधिकारी, वो मंत्रियों का सहयोग नहीं करते थे। इसके अलावा मंत्रियों की स्थिति कमजोर होने के कारण यह भी था कि मंत्रियों की नियुक्ति और पदमुक्ति का कार्य गवर्नर द्वारा किया जाता था तथा मंत्रियों को पूरी तरह उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। फिर एक और पॉइंट आता है संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव। जैसे कि आप जानते हैं वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है, जिसमें कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, किंतु 1919 के अधिनियम में इसका अभाव था, जिसके कारण मंत्रियों में परस्पर सहयोग व एकता नहीं बन सकी। मंत्रियों में आपसी खींचतान के कारण विधान परिषद में उनकी स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। गवर्नर ने भी उनमें संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1928 में फिरोज खान नून ने विधान परिषद में अपने हिंदू साथियों का विरोध किया था तथा कलकत्ता नगर निगम अधिनियम के मामले में नवाब तथा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने विधान परिषद में एक दूसरे का विरोध किया था। इन कुछ कार्यों के अलावा प्राकृतिक विपदाओं ने भी द्वैध शासन प्रणाली को असफल करने में भूमिका निभाई। 1920 में मानसून वर्षा के अभाव में गंभीर अकाल पड़ा
तथा इसके कारण प्रांतों के जो कार्य थे, वित्तीय कार्य थे, उस पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आखिर में इस व्यवस्था को असफल करने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही वो थी राजनीतिक गतिविधियां। भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों में अविश्वास और असहयोग का वातावरण उत्पन्न कर दिया था, जिस कारण समय समय पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी चलाए गए और सरकार के लिए शासन का चलाना असंभव हो गया। देश की राजनीतिक स्थिति अंग्रेजों के नियंत्रण से धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इस कारण प्रशासन को सुधार योजना के क्रियान्वयन से हटकर राजनीतिक गतिविधियों पर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1919 का अधिनियम भारत में लागू किए संवैधानिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और यह कर्मिक सुधारों का एक भाग था, जिसके द्वारा भारतीयों को प्रथम बार आंशिक उत्तरदायित्व का लाभ मिला। आज की ई क्लास में इतना ही। अगली ई क्लास में हम 1935 के बारे में जो अधिनियम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।